हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू द पीएन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से बहुत 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 स्वागत है। हमारे चैप्टर के अगली और लास्ट सीरीज़ है ये, बाय द वे, सॉल्ट वाली। बराबर, चैप्टर 2 को हमने बहुत टाइम से हम पढ़ते जा रहे हैं, 2-3 लेक्चर आपने देखे होंगे और ये उसमें एक लास्ट पॉइंट है। बराबर, सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट नाम था ना चैप्टर का। ये क्या होगा, इसको नाम क्या था? एसिड बेस एंड सॉल्ट, ABS, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो ये जो सॉल्ट है उसकी कहानी क्या है वो हमने पढ़नी है। हमने एक बार देखा था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया हुआ है कि जो सॉल्ट है उसको हम क्या बोलते हैं। तो कि जो सॉल्ट है वो आते कैसे है फिलहाल, तो कि सॉल्ट जो है ना वो आते ऐसे है कि कोई भी एसिड है और कोई भी बेस है, अगर आप उसको मिक्स कर दो, बराबर, कोई भी एसिड और बेस को अगर आप मिक्स कर दो तो आपको वो सॉल्ट एंड वाटर दिखा देता है, जो कि रिएक्शन यहाँ पर लिखी भी है और वो बनते भी ऐसे ही है। और इस रिएक्शन को भी हमने नाम दिया था क्या? न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन, क्योंकि ना यहाँ पर एसिड रहता है ना यहाँ पर बेस रहता है, वो न्यूट्रल बन जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट की रिएक्शन, मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिससे हमें क्या मिलता है? तो कि सॉल्ट मिलता है। ठीक है, कुछ कॉमन सॉल्ट है जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में आने वाले स्लाइड्स में देखने वाले हैं। वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये जो है वो 10H2O है यहाँ पर, बराबर, और यहाँ पर 1/2 H2O है, राइट, हाफ H2O है। ये मॉलिक्यूल्स क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, वो आपको देखने और अच्छे से याद रखने होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो सिलेबस का जो पार्ट है, हमारे सिलेबस में कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा पूछते भी है कि बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। बराबर, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि बेटा NaHCO3 क्या है, बराबर, ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला को आप अच्छे से नोट डाउन करके रखोगे। और मैंने पहले भी आपको सिखाया था कि याद नहीं करना है, उसको समझना है। और ये कैसे समझना है वो भी मैंने पूरी प्रोसेस आपको फर्स्ट लेक्चर से बताया हुआ है, जो कि 9th स्टैंडर्ड की ही कुछ प्रोसेस है, राइट। चलिए, तो स्टार्टिंग करते है सॉल्ट से। सॉल्ट में यहाँ पर कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से ये सॉल्ट को हम आगे बनाते हैं। कैसे? तो कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी उसमें अगर मतलब कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसमें, तो कि अगर हम सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, सर अभी आप सोडियम क्या हुआ समझ जाता हूँ, जो नमक है आपका, उस नमक के अंदर जो रेगुलर हमारे घर में जो सॉल्ट आता है, जो नमक है, उसके पानी में मिला दो तो वो सॉल्यूशन बन जाता है क्या? ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बन जाता है? ब्राइन सॉल्यूशन। अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो हमें क्या मिल जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब समझ में आया क्यों इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है? क्योंकि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलने वाले हैं, मतलब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेने वाले हैं। आया समझ में? एक मिनट। आई होप आप क्लियर होगा सब। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे आया कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, ब्राइन सॉल्यूशन, उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। और ये जो प्रोसेस है उसका एक बहुत ही अच्छा नाम है, जिसका नाम क्या है, देखो पढ़ो, क्या है? क्लोर आल्कली प्रोसेस। क्या नाम है इसका? क्लोर आल्कली प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो बनता है सॉल्यूशन, इसमें एक क्लोरीन बनता है, इसलिए क्लोर, और आल्कली बनता है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम अल्कलाइन भी बोलते हैं, अल्कली भी बोलते हैं। हमें पता है कि ऐसे बेसेस जो पानी में डिसॉल्व होते हैं उसको हम अल्कली बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन और अल्कली दोनों बनते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला जाता है। यहाँ पर उसकी रिएक्शन लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि NaCl और पानी के अंदर जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आएगा। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो आपको बेस, मतलब अल्कली, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये सारी की सारी चीजें मिलती है। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, क्लोरीन कहाँ पर होता है? तो कि क्लोरीन जो है वो आपको एनोड पर मिलता है और हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पर मिलता है? कैथोड पर मिलता है। और ये जो सॉल्यूशन है वो नियर द कैथोड, मतलब नीचे सॉल्यूशन के अंदर फॉर्म होता है। बराबर, तो ये प्रोसेस क्या है? तो कि कुछ इस तरह का दिखता है। मैं आपको अभी फोटो दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर। ये रहा, बराबर। इसमें ये एनोड साइड होगा, ये कैथोड साइड होगा। आपको याद कैसे रखना है? आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन जो है वो H+ आयन है और जो क्लोरीन है वो नेगेटिव आयन है। अब नेगेटिव आयन को हम
एनायन बोलते हैं, तो जो एनायन को अट्रैक्ट करेगा उसी को हम एनोड बोलते हैं, और जो कैटायन को अट्रैक्ट करेगा उसी को हम कैथोड बोलते हैं। तो कैथोड और एनोड क्या बोलते हैं, किसको अट्रैक्ट करेंगे वो समझ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ यूजेस लिखे, अमूमन हम क्या करते हैं, डायग्राम्स को इग्नोर कर देते हैं, इसको इग्नोर करने जैसा नहीं है, बराबर। यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का यूजेस लिखा हुआ है कि वो फ्यूल्स मार्गराइन और एमोनिया के अंदर यूज होता है सो दैट कि फर्टिलाइजर बना सके। फिर क्लोरीन जो है वो आपके स्विमिंग पूल में वाटर की ट्रीटमेंट करने के लिए, पीवीसी, डिसइंफेक्टेंट, सीएफसी और पेस्टिसाइड्स में यूज होता है। फिर यहाँ पर जो NaOH है, वो NaOH जो है वो डीग्रीजिंग करने के लिए, सोप के लिए, डिटर्जेंट करने के लिए, पेपर बनाने के लिए और फाइबर बनाने के लिए यूज होता है, बराबर। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो इसमें गिवन है। तो हाइड्रोजन के यूजेस भी पूछे जा सकते हैं, क्लोरीन के यूजेस भी पूछते हैं और NaOH का भी यूजेस पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये प्रोसेस हुई क्या कि जब भी आप कोई भी, आप कंसेप्ट क्या है कि जब भी आप कोई बेस है, बराबर, या कोई भी केमिकल है, जैसे आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो होता क्या है कि यहाँ पर आपने NaCl का सॉल्यूशन लिया हुआ है और वाटर का सॉल्यूशन लिया हुआ है। NaCl और वाटर मतलब कि ब्राइन सॉल्यूशन यहाँ पर एंटर करते हैं, और जैसे ही आप एंटर करोगे तो क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये जो है वो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि ये जो है वो Na+ में डिवाइड हो जाएगा, ये क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये कुछ हाइड्रोजन और कुछ ऑक्सीजन जो है वो मिलके NaOH बना देंगे, बराबर। कुछ हाइड्रोजन एज अ गैस के फॉर्म में यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे और कुछ क्लोरीन जो है वो गैस के फॉर्म में यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लोरीन और हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे और ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सोडियम मिलके NaOH सॉल्यूशन बना देंगे। समझ में आ गई बात। आपको इसमें थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, ये उनके यूजेस याद रखने हैं, क्लियर। ये वाला जो सॉल्ट वाला जो पोर्शन है ना अभी, ये प्योरली थियरी बेसिस है। इसमें मेजरली आपको यूजेस और प्रिपरेशन दो तरह से, इसका प्रिपरेशन क्या है, यूजेस क्या है, प्रिपरेशन क्या है, यूजेस क्या है। प्रिपरेशन में क्लोर अल्कली प्रोसेस का कॉन्सेप्ट देख लिया, यूजेस में ये याद रख लेना है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के और, जो कि है हमारा किसके बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अब ये जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलेंगे हम इसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है CaClO2 भी बोला जा सकता है, और एक दूसरा फॉर्मूला है CaOCl2। ये दोनों ही फॉर्मूला आपको देखने को मिल सकते हैं, या तो ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, और दोनों ही फॉर्मूला क्या है, सही है, राइट। चलिए तो पढ़ते हैं क्या है कि ये जो क्लोरीन, अब ये जो सॉल्ट बना ना हमारे पास जो सॉल्ट था नॉर्मल NaCl, उस NaCl में अगर हमने क्या कर दिया, उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो क्लोरीन, हाइड्रोजन और NaOH मिला। तो वो जो क्लोरीन मिला, उस क्लोरीन गैस को जो हमने अभी यूज किया था ना क्लोर अल्कली प्रोसेस में, तो ये जो क्लोरीन गैस है वो क्लोरीन गैस को हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, तो कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, बराबर। और कैसे हो सकता है कि हमारे पास जो स्लेक्ट लाइम है, बराबर, स्लेक्ट लाइम, उसके ऊपर हम क्लोरीन गैस ऐड कर दें, क्लोरीन गैस पास करें तो हमें आराम से क्या मिल सकता है, तो कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो मिल जाता है। क्लियर हो गई बात हमें। बट बाकी ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई क्या है कि स्लेक्ट लाइम लिया, जो क्लोरीन गैस रिलीज हुआ था उसमें हमने स्लेक्ट लाइम के अंदर हमने क्या कर दिया, क्लोरीन गैस ऐड कर दिया, तो हमें जो मिल गया वो क्या मिल गया था, ब्लीचिंग पाउडर मिल गया था। सिंपल, डन। चलो इतनी प्रोसेस है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो कि नेक्स्ट जो है वो है उसके यूजेस, कि वो कहां पर यूज होता है, तो कि वो ब्लीचिंग करने के लिए यूज होता है। आपको मालूम होगा ब्लीच करना, कलर्स निकाल देते हैं, राइट। तो ये ब्लीचिंग करने के लिए यूज होता है कहां पर, तो कि कॉटन इंडस्ट्री में, सो दैट की लिनन, कॉटन और लिनन इंडस्ट्री में, मतलब कि कॉटन और लिनन को ब्लीच करना हो तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा। फिर पेपर की फैक्ट्रीज में यूज होता है सो दैट कि वो वुड पल्प को ब्लीच कर सके, बराबर। और दूसरा है क्लोथ को लॉन्ड्री में यूज हुआ जाता है सो दैट कि वो क्लोथ को ब्लीच कर सके, बराबर। तो वो तीन चीजों को ब्लीचिंग करने के लिए, कॉटन वगैरह को ब्लीच करने के लिए टेक्सटाइल में, वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए कहाँ पर, तो कि पेपर इंडस्ट्रीज में, और जो हमारा क्या बोलते हैं क्लोथ्स है उनको ब्लीच करने के लिए कहाँ पर होगा, लॉन्ड्री में यूज होगा। क्लियर। फिर एक और चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, वो ये है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो दैट कि वो हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करे। अब आपको
आपको पता चल गया होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है आई गेस, बराबर, कि जो ऑक्सीडेशन करता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए फिर एक और है कि वो जर्म्स को फ्री करता है। ज़्यादातर जो क्लोरीन है वो क्लोरीन के मेन प्रॉपर्टी ही यही है कि वो जर्म्स वगैरह को फ्री कर देता है, इसलिए स्विमिंग पूल वगैरह में यूज होता है, ठीक है। चलिए तो ब्लीचिंग पाउडर भी उसी पर्पस को फुलफिल करेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा, बराबर। बेकिंग का मतलब होता है क्या, खाने वाला सोडा, जिसमें खाने के पर्पस से यूज करते हैं, और खाना अमूमन मम्मी बनाती है, बराबर। तो हम उससे याद रख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट, बराबर, बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं, बराबर। तो सोडियम बाइकार्बोनेट उसका कॉमन नेम और ये उसका साइंटिफिक नेम, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, राइट। और उसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। मैंने बोला ना हर किसी का फॉर्मूला आएगा, फिर प्रिपरेशन आएगा और यूजेस आएगा, ठीक है। चलिए तो ये IUPAC नाम क्या है उसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये उनके नाम है, राइट। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ाई करने में ईजी रहे। सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला है NaHCO3 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में से इतना पढ़ना है, समझ में आ गया। बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नेम क्या क्या है, वो सारी चीजें, बराबर। अब क्या है तो कि ये बनता कैसे, ये पता ही होगा आपको, ये पैराग्राफ में वही लिखा है कि वो Na+ और HCO3 की वजह से बनता है, और ये तो पता ही है ना आपको कंपाउंड कैसे बनता है, एक पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा, ठीक है। चलो फिर ये कौन से कलर का होता है, तो कि सर व्हाइट कलर का होता है, बराबर, और ये पाउडर के फॉर्म में होता है, और ये जो है वो थोड़ा अल्कलाइन है, कैसा है, अल्कलाइन है, राइट, लाइक वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट की तरह ये भी क्या है, थोड़ा अल्कलाइन है। अब अल्कलाइन है इसका मतलब क्या है, ये बेसिक है, इसलिए कहीं पर भी आपने पहले भी पढ़ा था कि आपको चींटी वगैरह कुछ काटता है तो उसके ऊपर आप बेकिंग सोडा लगाते हो, क्यों लगाते हो, क्योंकि वो जो है वो अल्कलाइन नेचर का है। समझ में आ गई बात। तो इसमें से आपको क्या समझना है, एक वाइट कलर का है और एक अल्कलाइन है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसमें से तो यही चीज़ें याद रखनी है और इन वाले में से ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, उनके केमिकल फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। फिर यही चीज़ वापस से रिपीट करी गई है कि उसका केमिकल नेम क्या है और केमिकल फॉर्मूला क्या है, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पूरा पैराग्राफ समझ में आया क्या है क्या नहीं, राइट। ऑलवेज चलो कोई डन, कोई तकलीफ, ये पूरा थियरी पार्ट है, तो आपको जो जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको करवाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा किसके बारे में, अबाउट द प्रिपरेशन, कैसे प्रिपरेशन होगी। अब ये जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को आप रट्टा नहीं मारोगे, आप समझ के पढ़ोगे, जो कि मैं अभी समझाऊंगा आपको। क्या करना है आपको कि जो हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन था, बराबर, लिखा है ना कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनिया, मतलब हमारे पास जो ब्राइन सॉल्यूशन था, ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, तो कि सर ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब था हमारे पास NaCl था और वाटर था, बराबर, क्लियर इतनी बात। तो जो आपके पास ब्राइन सॉल्यूशन है, मतलब कि NaCl और वाटर वाला जो सॉल्यूशन था, उसके अंदर आप क्या करोगे, तो कि उसके अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया पास करोगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला हो जाता है NH3। कुछ बच्चे हैं ना अमोनियम और अमोनिया में कंफ्यूज होते हैं, तो अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है, लेकिन अमोनियम का जो फॉर्मूला है वो NH4 है, ठीक है। तो ब्राइन सॉल्यूशन NaCl और वाटर, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, तो इतने 4 चीज़ों को आपको इकट्ठा ऐड करना है, हमें एकदम समझ के याद रखना है। ब्राइन सॉल्यूशन पता था हमें, बराबर, तो ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ऐड कर दिया। चलो ये पूरी लाइन हो गई आपकी रेडी। अब आपको ये पूरी लाइन समझ में आ गई, ऐसा कुछ NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 ऐसा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, पूरा हमें समझ में आ चुका है कि सर NaCl जो है प्लस वाटर मतलब कि ब्राइन सॉल्यूशन, उसमें हम क्या पास करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया पास करेंगे, तो ही आपको क्या मिलने वाला है, तो ही हमें बेकिंग सोडा मिलेगा। और इसका नाम क्या है जरा याद करके बताओ, अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, अमोनियम क्लोराइड। तो पूरा सेंटेंस के फॉर्म में आपको रिएक्शंस को थोड़ा सेंटेंस के फॉर्म में याद रखने की कोशिश करो कि ब्राइन सॉल्यूशन में हमने कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ऐड किया तो हमें बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड मिल गया। ओके, आप इसको मत याद रखो, आप सेंटेंस बना के याद रखो तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब समझ में आ गया, आप इसको फील करो, आप पहले पढ़ाई को फील करो कि NaCl प्लस NH3 नहीं मजा आएगा,
ये हर एक कंपाउंड को याद रखना मज़ा नहीं आएगा। कंपाउंड को हमने ऑलरेडी याद कर चुके हैं। अगर आपने कंपाउंड के साथ केमिस्ट्री बना ली है, कंफर्टेबली याद कर चुके हो, तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ब्राइन सॉल्यूशन मतलब क्या, NaCl और वाटर, उसको अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड। सिंपल एंड सॉर्टेड, बन गया प्रिपरेशन, क्लियर। चलो डन। आगे ये क्या काम करेगा, एसिडिटी रिड्यूस करेगा, बताया ना, क्योंकि वो अल्कलाइन नेचर का है तो एसिडिटी रिड्यूस कर ही सकता है, बराबर। स्टमक के अंदर एज एंटासिड की तरह काम कर सकता है, बराबर। और स्टमक में इंडाइजेशन, वही चीज़ें हैं कि स्टमक में इंडाइजेशन और उन सबको रिड्यूस करने के लिए, इन शॉर्ट आप पहला याद रख सकते हो कि वो एसिडिटी या एंटासिड्स के तौर पर काम कर सकता है, बराबर। और वो जो है वो वाटर को सॉफ्टनिंग भी करता है, वाटर सॉफ्टनर के तौर पर भी यूज़ हो सकता है, बराबर। फिर बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ होगा एज अ, क्या बोलते हैं आप उसको, एज अ बेकिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि H+ है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए, केक को बेक करने के लिए, बराबर। तो एक और चीज़ आप लिख सकते हो उसमें कि ये जो है वो बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज हो सकता है, बराबर। बेकिंग इंडस्ट्री में भी ये यूज हो सकता है, क्लियर। आई थिंक अब आपको इसमें कोई दुविधा नहीं होगी, पूरा समझ में आ गया। जो जो चीज़ें अंडरलाइन करी है उसको ध्यान से देख लेना। फर्स्ट वाले पार्ट में सिर्फ यही रिएक्शन को ही बताया हुआ था, और कैसे याद रखना है वो भी मैंने सेंटेंस के थ्रू समझा दिया आपको, और फिर इसमें उसके 2 यूजेस के बारे में, क्लियर। चलो, और ये एक तीसरा यूजेस, डन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हमारी पूरी रिएक्शन है कि किस तरह से क्या है अबाउट द वॉशिंग सोडा। पहले जो पोर्शन था वो था हमारा किसके बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में था। अब जो है वो क्या है, देखो ये है हमारा, चल भाई देखो वॉशिंग सोडा का नाम है और ये एक्साइट होगा कि यार इतनी सारी रिएक्शन। ये है बेकिंग सोडा और ये जो है वो है हमारा क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा। किधर गया वो बेकिंग सोडा, और ये हो जाएगा वॉशिंग सोडा। बस नाम से ही पता चल रहा है कि वॉशिंग का मतलब क्या होता है, वॉश करने के लिए यूज होगा, बराबर। इतनी सारी रिएक्शन है, टेंशन हो जाएगा सर। हाँ, ये आटली बड़ी रिएक्शन हो पाई, कितना सब याद रखना है। ठीक है, नहीं याद रखना है, चलो नहीं रखते हैं, चलो छोड़ो, स्किप नहीं करना है। सर आउद ना चले, स्किप नहीं कर सकते, चलो इसको भी स्किप कर दो, इधर आ जाओ। ऐसा नहीं भाई, कुछ स्किप नहीं करना है, समझ के पढ़ना है हमें, बराबर। चलो, ये पूरा का पूरा जो है वो वॉशिंग सोडा का क्या दिया हुआ है आपको, प्रिपरेशन दिया हुआ है, बराबर, और पीछे उसके यूजेस लिखे हुए हैं। तो अब सर इतनी सारी रिएक्शन कैसे याद रखेंगे, सब प्रिपरेशन 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 है, नहीं, हम करवाएंगे ना आपको। चलो, एक पढ़ा था बेकिंग। बेकिंग का मतलब होता है बाई, बीबी, बेकिंग बाई। ओके, गॉट इट। नाउ बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा। बैठ गया दिमाग में, हाँ के ना। चलो बैठा। अब आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग कैसे करोगे, तो क्या सर वॉशिंग करेंगे हम वॉशिंग पाउडर से करेंगे। और वॉशिंग पाउडर किस में होगा, तो क्या सर वॉशिंग पाउडर है ना, तो क्या सर वॉशिंग पाउडर जो है वो हमारा N2CO3 में होगा, मतलब कि सोडियम कार्बोनेट में होगा, बराबर। तो ये N2 से आप याद रख लोगे कि सोडियम जो वॉशिंग सोडा है उसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। अब आपको मैं तरीके से याद करवाऊंगा, डोंट वरी, बराबर। तो N2CO3 है, मतलब N2 का मतलब क्या होता है, कोई इंसान है जो कि वॉशिंग सोडा लेने के लिए गया, सीधी बात है ना, आपको बोले कि बेटा जाओ क्या करो, तो कि वॉशिंग सोडा लेके आओ, तो आप ही जाओगे ना। तो ऐसा कोई एक इंसान जाता है, कौन जाता है, N2 जाता है, बराबर। अब सिर्फ वॉशिंग पाउडर से थोड़ी ना काम चलेगा, कपड़े धोने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पानी भी लगाना पड़ेगा। तो ये N2 जो है वो साथ साथ में पानी भी लेके आएगा। अब कितना पानी लेके आएगा, तो कि 10 वाटर, बराबर। तो ये N2CO3 जो है मतलब कि सोडियम कार्बोनेट और पानी को मिला दे तो वो बन जाएगा क्या, सोडियम कार्बोनेट .10H2O, मतलब कि हमारा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, मतलब कि हमारा वॉशिंग सोडा। समझ में आ गई बात। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला अब आई थिंक आपको क्लियर होगा। ये वाली जो रिएक्शन है वो आपको क्लियर होगी, मुझे लगता है ये अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एम आई राइट सर? राइट क्या कर रहे हो, ऊपर वाली दोनों तो सिखाओ, पहले नीचे वाला क्या सिखाते हो, अभी ऊपर वाला सिखाओ। तो क्या शांति रखो मेरे बालक, बराबर। चलिए, तो आई थिंक पहले तो ये बताओ कि ये वाला पार्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं, बस यही ज़रूरत है। ये दोनों तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कैसे, आंखें खोलो ज़रा, क्या लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर। उसको जैसे ही आपने पास किया तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट बनता है। ये तो अभी पढ़ा ना, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, उसी की प्रोसेस तो है ये।
अब खुली आंखें तो ये वाली रिएक्शन तो ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, बराबर। अब सोडियम कार्बोनेट को अगर आप थोड़ा गर्म करते हो तो ये चीज़ आपकी निकल जाती है, क्या, Na2CO3। अब Na2CO3 निकल जाए, उसके अलावा क्या होता है, कोई भी चीज़ को गर्म करो, जब भी आपको कार्बोनेट दिखे और अगर वो गर्म हो रहा है तो बट ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलने ही वाला होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को भी रिलीज कर देगा। अब रिएक्शन याद हो गई तीनों की तीनों। पहली वाली तो चलो खैर याद ही थी आपको, क्योंकि NaHCO3 की मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिपरेशन है। सेकेंड रिएक्शन क्या है कि उसको आप हीट करो तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, तो दो चीज़ें हो गई, इसमें से आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा और साथ साथ में सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, N2 मिलेगा आपको, बराबर। और फिर उस N2 को पानी में ऐड करो तो आपको पूरा का पूरा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला मिल जाएगा। कितने पानी में, तो कि 10 पानी के मॉलिक्यूल्स में। अब पूरी रिएक्शन याद हो गई, समझ में आ गया अब क्लियर कि पहले वो बाइकार्बोनेट की रिएक्शन, फिर उस बाइकार्बोनेट को गर्म करोगे तो N2 मिलेगा और फिर उस N2 को पानी के साथ रखोगे तो N2CO3 मिल जाएगा, बराबर, जो कि आपका क्या होगा, पूरा वॉशिंग सोडा होगा। ये सीक्वेंस में आपको याद रखना है। डन। अब इजी लगा, अब पहले जैसा डर नहीं लग रहा होगा ना, इसलिए मैंने बोला था थोड़ा रिलैक्स होके पढ़ो, ठीक है, सही जगह पर आए हो आप, डोंट वरी। चलिए, फर्स्ट रिएक्शन हमारे बेकिंग सोडा वाली, फिर उसमें हीट करो तो N2 मिला, N2 को पानी के साथ, ये इस तरह से याद रख लोगे। डन। आई गेस अब आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर, डन। शांति से थोड़ा ज़रा पढ़ लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। अब उसके यूजेस देख लेते हैं कि ये जो वॉशिंग सोडा है हमारा, ये वॉशिंग सोडा जो है वो GPS में काम होता है। ओ माई गॉड सर, GPS में यूज़ होता है? नहीं बालक, G मतलब ग्लास, P मतलब पेपर और S मतलब सोप। GPS मतलब कि ग्लास, पेपर और सोप इंडस्ट्री में। कहाँ पर? ग्लास, पेपर और सोप इंडस्ट्री में। क्लियर। फिर ये एक कंपाउंड बनाता है जिसको नाम बोला जाता है बोरेक्स। क्या नाम है? बोरेक्स। तो ये बोरेक्स बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर एक तीसरा यूजेस है उसका कि वो क्लीनिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है। क्लीनिंग एजेंट मतलब क्लीनिंग पर्पस के लिए, बराबर। अभी तो पढ़ा वॉशिंग का क्या काम है? क्लीनिंग करना, सिंपल, बराबर। चलो आगे। फिर वो जो है वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर रहा है, हार्डनेस को रिमूव कर रहा है। अच्छा, तो कोई चीज़ें हार्ड होगी उसको सॉफ्ट करेगा, लेकिन कौन सी हार्डनेस? हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर हार्ड होता है, हाँ, अगर उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के सॉल्ट होंगे तो उसको हार्डनेस या हार्ड वाटर बोला जाएगा। उस हार्ड वाटर को रेगुलर हम जो पानी पीते हैं वो सॉफ्ट वाटर होता है। जो कुछ कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे कुछ हैवी सॉल्ट्स होते हैं वो उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो ऐसे सॉल्ट जब डिसॉल्व हो जाए तो ऐसे वाटर को हम हार्ड वाटर बोलेंगे, और उस हार्ड वाटर में से ये हार्डनेस को रिमूव करना है तो हम वॉशिंग सोडा ऐड करेंगे। समझ में आ गई बात? तो क्या क्या है? 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि उसको GPS इंडस्ट्री में यूज़ किया जाएगा, ग्लास, पेपर और सोप इंडस्ट्री में। फिर दूसरा है कि वो बोरेक्स बनाने के लिए यूज़ होगा, और तीसरा पॉइंट है क्लीनिंग एजेंट के तौर पर वॉशिंग करने के लिए यूज़ होगा, और चौथा है उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। ये वाला पॉइंट मार्क करके रखिए, ये कभी कभी है ना पूछते हैं आपको एग्जाम में, MCQ वगैरह में पूछते हैं कि हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन सा मॉलिक्यूल यूज किया जाता है, तो पानी यूज किया जाता है। क्लियर। आई थिंक अब आपको वॉशिंग सोडा में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और कॉन्सेप्ट के साथ। लास्ट वाला है हमारा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उस प्लास्टर ऑफ पेरिस को पढ़ने से पहले हमें ये कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं आपको पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। उसके पहले टेक्स्ट बुक की सीक्वेंस के हिसाब से मैं गया था कि पहले वो है, अब इसके बाद ये है। पहले हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जरा समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है कि हमारे पास एक सॉल्ट है जिसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट। उस कैल्शियम सल्फेट को अगर आप क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, और उसका भी हाइड्रेटेड पार्ट, जब भी ऐसा बाजू में वाटर मॉलिक्यूल लिखा हुआ आए तो आप समझिए कि वो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स है। हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल से मेरा मतलब होता है कि उसमें कुछ ना कुछ फैक्ट्स, पानी के अमाउंट्स या पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो ऐसा ये जो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है वो, उसको अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन पर अगर हम गर्म करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? तो हमें मिल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, बराबर। बस ये पॉइंट में इतना ही है, समझो बात को। इस स्लाइड में इतना ही है कि हम अगर कैल्शियम सल्फेट .2H2O, मतलब कि उसको हमें नाम दिया है जिप्सम, इसका नाम क्या है? जिप्सम। तो अगर हम जिप्सम को
गरम करते हैं तो हमें पीओपी मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। ये दोनों उनके फॉर्मूला है कि जिप्सम को अगर आप इतने टेम्परेचर पर गर्म करते हो तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। जिप्सम में होता है वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, मतलब कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आ गई बात? इसमें 2H2O है, इसमें 1/2H2O है, बराबर। बस बाकी उतनी ही लिखी हुई है कि जिप्सम को आपको इतने टेम्परेचर पर गर्म करना है तो वो बन जाएगा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है जिसमें उसका नाम है कैल्शियम सल्फेट और ये डॉट हाफ H2O, इसका मतलब है हेमी हाइड्रेट। हेमी हाइड्रेट मतलब हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। फिर उसी को लिखा हुआ है कि उसका फॉर्मूला लिखा है और उसकी रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। कोई प्रॉब्लम इसमें होगा नहीं ना? कैल्शियम सल्फेट मतलब कि जिप्सम को गर्म करेंगे तो हेमी हाइड्रेट मतलब कि पीओपी बन जाएगा। डन है रिएक्शन। ये टेम्परेचर को हमें याद रखना है कि वो कौन से लेवल का है। देन इसको ध्यान से देख लेना कि भाई वो जिप्सम का फॉर्मूला ध्यान से देख लेना, बराबर। ये जिप्सम का फॉर्मूला है और ये हमारे पीओपी का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी रिएक्शन देख लेते। अरे रिएक्शन कहाँ गई? ओके, यहाँ पर ही रिएक्शन है और डन। ओके, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, ठीक है। चलिए अब ये जो पीओपी है उसको हमने देखा हुआ है कहाँ पर, तो कि ये जो पीओपी है उसको हमने देखा हुआ है अलग अलग जगहों पर, जैसे कि फ्रैक्चर्ड बोन। इसके यूजेस यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, शांति से देख लीजिएगा कि उसके जो यूजेस है वो क्या है कि जो भी फ्रैक्चर्ड बोन है, बराबर, जो भी फ्रैक्चर्ड बोन है उस फ्रैक्चर्ड बोन को मेडिकल पर्पस के लिए, मेडिकल पर्पस से वो फ्रैक्चर्ड बोन को ठीक करने के लिए डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, बराबर। फिर जो आपके डिज़ाइंस हैं, जो क्या बोलते हैं, अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस हैं, अलग अलग टाइप के जो क्या बोलते हैं उसको, आर्टिकल्स हैं, बराबर। आर्टिकल्स होते हैं, कुछ डिज़ाइंस होती है, बराबर। उन सबको बनाने के लिए आपने देखा होगा पीओपी की मूर्तियां बनती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो क्या बोलते हैं अलग अलग मूर्तियां बनती है। गणपति की मूर्ति बनती है गणेश विसर्जन के टाइम पर और वो गणेश चतुर्थी के टाइम पर। और आप अलग अलग टाइप के खिलौने देखते हो, टॉयज देखते हो, अलग अलग टाइप की चीज़ें देखते हो, आर्टिकल्स देखते हो, ये सब जो है वो पीओपी का बना होता है। फिर जो है वो हमारे सीलिंग्स के पर्पज़ से भी यूज़ हो जाता है, टेरिस के ऊपर भी यूज़ होता है, सीलिंग पर्पज़ से भी यूज़ होता है, बराबर। तो ये सब जगह पर इनके यूजेस है। फ्रैक्चर्ड बोन में, आर्टिकल्स वगैरह में, टॉयज बनाने के लिए, बराबर, डिजाइन के पर्पज से भी ये यूज होता है, ठीक है। ये सब उसके यूजेस है। क्लियर हो गई बात? इतनी क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? डन। अब पहले हम यहाँ से इतनी चीजें क्लियर हो तो मैं आपको आगे वाला पॉइंट बताता हूँ, कौन सा, ये वाला जो हमारा मिसिंग है। अब आपने देखा था एक चीज मैंने मिस नहीं किया था, मैंने जानबूझ के छोड़ा था। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज समझानी थी मुझे। जैसे कि यहाँ पर एक लिखा है .2H2O, .12H2O, उसके आगे हमने नटू में देखा .10H2O, याद आया? तो अब ये इतने सारे जो .H2O है उसका मतलब हर जगह पर एक वाटर मॉलिक्यूल फिक्स होता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल फिक्स होता है उस कंसेप्ट को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोला जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कि हर एक सॉल्ट के अंदर कुछ ना कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस वाटर के मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स। और अगर ऐसे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सॉल्ट के अंदर तो उनको बोला जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आ गई बात? बराबर। जैसे कि कॉपर सल्फेट के अंदर .5H2O है, नटू कोथरी के अंदर हमने देखा था वॉशिंग सोडा के अंदर 10H2O है, बराबर। फिर हमने देखा था पीओपी के अंदर CaSO4.2H2O जिप्सम, फिर हाफ H2O करे तो पीओपी, बराबर। तो इस तरह से सॉल्ट के अंदर एक वाटर का मॉलिक्यूल फिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब एक एक्टिविटी है जिसमें कॉपर सल्फेट के बारे में बोला गया है। कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का है। कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा होता है? ब्लू कलर। ये आप याद रख लोगे कि वो कलर कौन सा होता है? ब्लू कलर होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स है। कितने मॉलिक्यूल्स है? 5 वाटर मॉलिक्यूल है। अब जैसे ही आप उसको हीट करोगे तो वो क्या होगा, तो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देगा, रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा वो जो है वो व्हाइट कलर का बन जाएगा। मतलब कि जैसे ही आप उसको पानी रिमूव करो तो वो व्हाइट कलर बन जाएगा, और जैसे ही आप उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करो तो वो वापस से ब्लू कलर का बन जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी को भी डिफाइन करता है कि कैसे पानी के रहने और ना रहने से जो है वो चीजें बदल जाती है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? डन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या था वो समझ में आ गया? क्यों मैंने लास्ट में लिया? आइडिया आया, बराबर। सो दैट कि हमें आइडिया लग जाए उसके सभी एग्जांपल्स के बारे में। हाइड्रेटेड होता है मतलब कि जो फिक्स वाटर का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, बराबर। जो फिक्स वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं?
उसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल में कॉपर सल्फेट का भी दिया हुआ है, Na2CO3 का भी मैंने दिया हुआ है और कैल्शियम सल्फेट का भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सो दैट कि आपको एग्जाम्पल उसके सारे समझ में आ जाए। कोई कन्फ्यूजन? इसमें एक और याद चीज़ कर लेना, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है और जैसे ही पानी रिमूव करोगे तो वो व्हाइट कलर का बन जाएगा। डन, क्लियर है इतनी चीज़ें? कोई कन्फ्यूजन इसमें? ये याद रह गया, ये ऑलरेडी हमारा कवर्ड हो चुका है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसके बाद डन। बराबर, तो ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। उसी के साथ थैंक यू सो मच। बराबर, आप लोगों ने अच्छे से ये टॉपिक को पढ़ा मुझसे और सारी चीज़ों को आपने समझा, राइट। अगर आपको कुछ भी कहीं पर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बराबर, बट जाने से पहले मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, डोंट वरी, मैं आपको पूरा रिविज़न करवा के जाऊँगा, राइट। तो हम चैप्टर 2 का एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं, पूरा रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट दिन से हमने जो जो चीज़ें पढ़ी है, सो दैट कि आपको पूरा समझ में आ जाए। बराबर, एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड H+ को कहते हैं, OH- को कैसे है बेस, फिर हमने देखा उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बराबर, एसिड के एग्जांपल्स देखे थे, HCl H2SO4 के बारे में। फिर हमने देखा बेस के कुछ एग्जांपल NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। बराबर, फिर एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका टेस्ट सॉर होता है, बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। बराबर, और फिर उसके बाद क्या होगा कि उसके अंदर हमें पता कैसे चलेगा, तो कुछ इंडिकेटर्स से हमें पता चलता है। बराबर, तो उसमें इंडिकेटर्स में हमने देखा था कि एसिड को एसिडस टर्म्स दिया गया था। एसिडस टर्म का मतलब क्या होता है? एसिडस टर्म का मतलब होता है क्या, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सौर। बराबर, तो कुछ एग्जांपल्स गिवन थे हमारे पास। फिर हमने बेस की प्रॉपर्टी देखी थी कि वो बिटर होते हैं, सोपी होते हैं, खास करके ये हमें ध्यान रखना है कि वो बिटर होते हैं और सोपी होते हैं। बराबर, फिर हमने देखा था इंडिकेटर के बारे में कि कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं। यहाँ पर हमारे HCl और NaOH, HCl के अंदर हमारा रेड लिटमस जो है क्या बोलते हैं ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और ब्लू लिटमस क्या बोलते हैं रेड में कन्वर्ट हो जाए तो वो हमारा HCl मतलब एसिड का सॉल्यूशन, और बेस के अंदर क्या होता है वो भी हमने देखा था। बराबर, फिर यहाँ पर मैंने फिनोफ्थलीन और कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में बातचीत समझाई थी, यही लिखा हुआ है। ये आपके दो टाइप के इंडिकेटर, एक नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। बराबर, फिर वो टेबल भी है हमारा, समझते हैं, ये उसी के बारे में थोड़ी बातचीत समझाई थी। ये वाला टेबल आपको याद रखना है कि ये जो है मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ये दोनों जो है वो आपके कौन से इंडिकेटर हो जाएंगे, आर्टिफिशियल, और बाकी के जो लिटमस पेपर है और जो टर्मरिक पेपर है वो आपके कौन से इंडिकेटर हो जाएंगे, तो कि सर वो आपके नेचुरल इंडिकेटर हो जाएंगे। ठीक है, चलो। फिर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इसमें सबसे पहले जो अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, जिसको हम पॉपिंग साउंड से बताते हैं। बराबर, फिर यहाँ पर उसकी कुछ रिएक्शन और उसके एग्जांपल हमने देखे थे। फिर सेकंड देखा था, उसको मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करेंगे हम किससे, तो कि सर लाइम वाटर मिल्की बन जाता है उससे। बराबर, और ये जो मिल्की बन जाता है तो इसका मतलब वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, राइट, और वो आगे बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है, वो हमें पता है। चलो, तो ये पूरी रिएक्शन उसके बारे में लिखी हुई है। एक और चीज है इसमें कि अगर आप एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो, बराबर, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो जो मिल्की था कैल्शियम कार्बोनेट वाला वो गायब हो जाएगा। ठीक है, चलो। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस की रिएक्शन, तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट और वाटर मिलता है। देन बेस की रिएक्शन है कि पहले तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और यहाँ पर ये सॉल्ट के टाइप है जो मैंने बताया था ना कि पहले हमने कर चुका है, वो वाली थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक सॉल्ट, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग या दोनों ही वीक होंगे तो वो न्यूट्रल बना देगा। ठीक है, चलिए। फिर ये मेटल बेस की रिएक्शन है, सॉरी एसिड की रिएक्शन है किसके साथ, मेटल के ऑक्साइड के साथ। तो उसके लिए आपको बॉम्ब याद रखना था कि जो मेटल के ऑक्साइड है एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, सॉल्ट एंड वाटर मिल जाएगा। बेस की कुछ इतनी रिएक्शन है जिसमें से सबसे पहली जो रिएक्शन है वो मेटल के साथ, तो वो क्या बना देगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना देगा, और हाइड्रोजन गैस को अगेन हम वो पॉपिंग साउंड से क्या बोलते हैं, क्लियर कर सकते हैं। फिर एसिड जो है वो मेटालिक ऑक्साइड के साथ याद रख करेगा, तो वो ये जो बेस है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ। ठीक है, फिर एसिड और बेस में क्या सिमिलरिटी है, तो कि सर दोनों H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं और दोनों OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एसिड H+ आयन करता है और बेस जो है वो OH- आयन प्रोड्यूस करता है पानी के साथ। और इसके अंदर एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि कंपलसरी जहां यहाँ पर जो है वो वाटर होना ही चाहिए, पानी जब होगा तभी ये सारी चीजें रिलीज हो पाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पानी ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए एक कंसेप्ट था डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है क्या कि आपको वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा, और ये जो है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये पानी
हीट रिलीज करेगा और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हो सकता है। इसीलिए हमने एक ट्रिक बनाई थी यहाँ पर AAA, बराबर। मतलब क्या है AAA का मतलब है कि यहाँ पर ये क्या काम करेगा, तो कि AAA का मतलब होगा कि वो ऑलवेज ऐड एसिड, मतलब आपको ऑलवेज क्या करना है, एसिड को ही ऐड करना है। डन। चलिए फिर हमने पीएच स्केल के बारे में देखा था कि 0 से 14 का रेंज होगा, अगर 7 से नीचे आएगा तो एसिड, उसके ऊपर जाएगा तो बेस, और 7 एग्जिट होगा तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है आगे। फिर उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हमने कल देखा था कि अगर पानी की पीएच 7 से 7.8 होती है, लेकिन अगर 5.6 से चली जाए तो एसिड ड्रेन होगा और ये सारे ऑर्गेनिज्म को दिक्कतें आ सकती हैं, बराबर। चलिए ये पूरा हमने लिखा हुआ है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने देखा था कि स्टमक जो है वो एसिड प्रोड्यूस करता है, और वो अगर बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर दे तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा होगा तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हम एंटासिड्स को ऐड करते हैं, और एंटासिड्स में क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। और अपने सॉल्ट वाले एग्जांपल में भी देखा कि ये ना हो तो बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे हमने देखा कि जो टूथ डीके है उसमें कैसे होगा कि अगर वो pH 5.5 से कम जाती है, बराबर, 5.5 से कम जाती है, तो हमारा जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो डिकम्पोज हो जाता है। रेगुलरली वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर इससे pH कम जाएगी तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। और इसको बचाने के लिए हमें टूथपेस्ट यूज़ करना पड़ेगा, सो दैट कि वो क्या करता है, तो कि वो आपको बचा सके, वो बेसिक है तो वो न्यूट्रल कर पाए वैसे, ठीक है। फिर सेल्फ डिफेंस में भी ये काम करेगा। बेकिंग सोडा जो है वो आपका लगा सकते हो, और जब भी कोई भी एनिमल या प्लांट है वो आपको काटते हैं तो वो मिथेनोइक एसिड या तो फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं, और ये आपको क्या काम करेगा, तो कि सर ये आपका बेकिंग सोडा उससे बचाने का काम कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये कुछ हमारे सोर्सेज थे कि अलग अलग टाइप के एसिड्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं, जैसे कि लेमन्स में से, टोमेटो में से, ग्रेप्स, और उन सब में से कौन कौन सा एसिड मिलेगा वो हमने देखा था, ठीक है। और आज हमने सॉल्ट के बारे में देखा। सबसे पहले हमने ये क्लोरअल्कली प्रोसेस पढ़ी, जहाँ पर हमने क्या देखा, तो कि सर एनोड के ऊपर हमने क्लोरीन को डाला और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन निकलता था, वो देखा हमने। फिर ब्लीचिंग पाउडर कि स्लेट लाइम को क्लोरीन के अंदर ऐड कर दो तो ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा, और ये जो है वो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज होगा। देन बेकिंग सोडा बाई कार्बोनेट से हमने याद रखा था उसको, बराबर। देन वो थोड़ा अल्कली भी फील देगा, और ये उसकी रिएक्शन है कुछ कि उसके अंदर जो ब्राइन सॉल्यूशन था, बराबर, वो ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर अगर हम क्या करें तो कि ये जो ब्राइन सॉल्यूशन है उसके अंदर आप अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करो तो बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट हमारा वॉशिंग सोडा, उसकी रिएक्शन थी, ये दोनों तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। इसको सिर्फ आप पानी में ऐड कर दो तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। और ये वॉशिंग सोडा का जीपीएस इंडस्ट्री में, फिर वो बोरेक्स में, फिर वो क्लीनिंग करने के लिए और हार्डनेस रिमूव करने के लिए उसके यूजेस होते हैं, ठीक है। लास्ट में हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट कौन सा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि जहाँ पर अगर आपके वाटर मॉलिक्यूल कोई फिक्स रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जिसमें कॉपर सल्फेट का एग्जांपल देखा था, ब्लू कलर वाला, बराबर। उसके अलावा भी मैंने कुछ एग्जांपल लिखे थे, प्रीवियस स्लाइड देख लेना आप लोग, बराबर। और फिर लास्ट में हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा, जहाँ पर हमने देखा कि जिप्सम को अगर आप गर्म करते हो 373 केल्विन पर तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मिल जाता है। क्लियर, सारी चीज़ें रिवाइज हो गई। आई होप अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा ये वीडियो लेक्चर। कुछ भी डाउट हो, कभी भी कुछ भी हो, आप तुरंत रीच आउट कर सकते हो, हमें कांटेक्ट करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, हम जरूर से कांटेक्ट करेंगे। तब तक मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।